इमरजेंसी प्रोविजंस फ्रॉम माय नोट्स। सो जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 352 से लेके 360 में दिए हैं पार्ट 18 में, ठीक है ना। मतलब कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 352 टू 360 पार्ट 18। इसमें ना इमरजेंसी प्रोविजन के वक्त सेंटर बिकम ऑल पावरफुल, और ये 3 टाइप के इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। एक नेशनल इमरजेंसी है जो आर्टिकल 352 से लेके 352 में दिया है। उसमें क्या कंडीशन होता है? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रेबिलियन होता है। और सेकंड दूसरा कौन सा है? प्रेसिडेंट्स रूल है, उसी को हम लोग स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं और उसी को कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं, जो कि आर्टिकल 356 में दिया है। और ये कब होता है? फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी। और तीसरा कौन सा है? फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जो आर्टिकल 360 में होता है, और इस टाइम पे फाइनेंशियल थ्रेट होता है। आप एक एक करके तीनों इमरजेंसी को देखते हैं। पहला कौन सा है? नेशनल इमरजेंसी। सो इसमें क्या है कि 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 रिमूव्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस जो कंडीशन है उसको रिमूव किया और सब्सटीट्यूट विद आर्म्ड रेविलियन। और इसमें ना प्रेसिडेंट प्रोक्लेम ओनली व्हेन द रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट, मतलब प्रेसिडेंट तभी प्रोक्लेम करेगा जब रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट होगा। और मिनर्वा मिल केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट नेशनल इमरजेंसी कैन बी चैलेंज्ड, ये बताया। और पार्लियामेंट्री अप्रूवल जो कि 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में था, उसमें अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज होना चाहिए विद इन 1 मंथ, मतलब 1 मंथ के इसमें पीरियड मिलता है, दोनों हाउस से अप्रूवल होना चाहिए। इफ़ लोकसभा डिजॉल्व मस्ट अप्रूव विद इन 30 डेज रिकॉन्स्टिट्यूशन, और इसी बीच राज्यसभा अप्रूव्ड मेन टाइम में। इमरजेंसी कंटिन्यू 6 मंथ के लिए, इमरजेंसी जो है ना 6 मंथ के लिए कंटिन्यूस होता है। एंड एक्सटेंड इंडेफिनिट पीरियड, मतलब कि इमरजेंसी जो है वो कंटिन्यू हो सकता है 6 मंथ, और ये इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो सकता है। और प्रोक्लेमेशन और या कंटिन्यूंस के लिए ईदर हाउस बाई स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होता है। और रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन के लिए प्रेसिडेंट एनी टाइम विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल, और 1/10 ऑफ द लोकसभा रिटन नोटिस टू द स्पीकर और प्रेसिडेंट, स्पेशल सिटिंग विद इन द 14 डेज। मतलब कि रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन के लिए या तो प्रेसिडेंट एनी टाइम कर सकता है, या तो 1/10 ऑफ द लोकसभा रिटर्न नोटिस दे टू स्पीकर या फिर प्रेसिडेंट को, और स्पेशल सेटिंग विद इन 14 डेज। और क्या है इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी में? क्या इफेक्ट होता है इसका? सेंटर एनी सब्जेक्ट ऑफ एनी स्टेट चेंज कर सकता है, कैन ऑल्सो रिवेन्यू को भी चेंज कर सकता है। और लॉज मेड बिकम इनऑपरेटिव 6 मंथ आफ्टर इमरजेंसीज, मतलब कि जो लॉज मेड होते हैं इस टाइम पे बिकम इनऑपरेटिव 6 मंथ आफ्टर इमरजेंसी सीजेज। और स्टेट लेजिस्लेचर इज़ नॉट सस्पेंडेड, इस टाइम पे स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड नहीं होता है। और लाइफ ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर एट अ टाइम एनी लेंथ। और ये क्या है कि लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो लाइफ है ना वो 1 ईयर के एक्सटेंड किया जा सकता है, और एनी लेंथ के लिए, मतलब कितने भी समय के लिए। और इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स का इसका क्या इफेक्ट है? आर्टिकल 358 सस्पेंड आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली, एक्शंस कैन नॉट बी चैलेंज। और आर्टिकल 19 सस्पेंडेड ओनली व्हेन नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन एंड नॉट ऑन आर्म्ड रेविलियन। तो याद होना चाहिए कि आर्टिकल 19 कब सस्पेंड होता है? ओनली व्हेन द नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, और जब आर्म्ड रेविलियन होगा तब नहीं होता है। और जो आर्टिकल 19 है सस्पेंडेड एंटायर ड्यूरेशन और एंटायर कंट्री में। और आर्टिकल 359 जो है वो सस्पेंड अदर फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21। और जो है फंडामेंटल राइट नॉट सस्पेंडेड बट ओनली देयर एनफोर्समेंट एक्शंस नॉट चैलेंज नॉट ऑटोमेटिकली ऑन बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इमरजेंसी, एंटायर कंट्री और पार्ट में हो सकता है। और एक चीज़ और है कि नेशनल इमरजेंसी अभी तक 3 बार हो चुका है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। अब प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में जानते हैं। सो प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 में दिया है। इसमें क्या होता है? प्रेसिडेंट अरे थोड़ा प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 में दिया है, और इसमें प्रेसिडेंट सेटिस्फाई कैन एक्ट विद और विदाउट गवर्नर रिपोर्ट, ठीक है ना। मतलब गवर्नर का रिपोर्ट जरूरी नहीं कि हो सकता है, तभी भी नहीं होगा, तभी भी कर सकता है प्रेसिडेंट। स्टेट नॉट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, ये होता है इसका रीजन कंडीशन। और आर्टिकल 365 में स्टेट्स फेल्स टू कंप्लाई द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर। और एक चीज़ और है कि तो पार्लियामेंट अप्रूवल जो है ना 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में अप्रूवल बाय बोथ हाउसेज 2 मंथ के अंदर, ठीक है ना, ये याद करना है।
और अगर लोकसभा डिजॉल्व विद इन 30 days इफ इट कंटिन्यूज फॉर 6 month, एक्सटेंडेड मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years विद एवरी 6 month अप्रूवल चाहिए होता है, और प्रोक्लेमेशन बाय सिंपल मेजोरिटी होता है। इसमें दो कंडीशन बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में है, व्हेन एक्सटेंडेड बियॉन्ड 1 year। पहला क्या है, नेशनल इमरजेंसी इन ऑपरेशन, और दूसरा क्या है, इलेक्शन कमीशन मस्ट सर्टिफाई कि इलेक्शन नहीं हो सकता है। अब एक दूसरा अब नया कॉन्सेप्ट है कि रिवोक्ड एनी टाइम बाय प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट कभी भी रिवोक कर सकता है, नॉट पार्लियामेंट अप्रूवल नीडेड, ठीक है। और इसका इफेक्ट क्या होता है, इट गिव्स पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर टू द पार्लियामेंट, और इट डिसमिसेस स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और गवर्नर ऑन प्रेसिडेंट बिहाफ कैरीज एडमिनिस्ट्रेशन। और लॉ जो होता है ना, लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट रिमेन ऑपरेटिव इवन इट सीजेस, याद करना है, ऊपर वाले में नहीं था। और स्टेट हाई कोर्ट रिमेन्स ऑपरेटिव। अम्बेडकर ने प्रेसिडेंट रूल को अ डेड लेटर कहा है, और स्कोप ऑफ जुडिशल रिव्यू है इसमें 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में आया था ये कि प्रेसिडेंट रूल में स्कोप ऑफ जुडिशल रिव्यू होगा। सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी रिव्यू इन SR बम्बई केस 1999 में। Actions of the president is struck down by the court. If court found unconstitutional, invalid, can restore dismissed state government and revive state legislative assembly, ठीक है ना। और state legislative assembly dissolve only when the parliament approve presidential proclamation, before that only suspend कर सकता है। और no confidence motion on the floor of house। अब हम देखते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में दिया है, और 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी, इसमें जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है। और पार्लियामेंट अप्रूवल बाय बोथ हाउसेस विद इन 2 months रिक्वायर्ड होता है, और इफ़ डिसॉल्व लोकसभा अप्रूवल विद इन 30 days, वंस अप्रूव्ड कंटिन्यूज इंडेफिनेटली, और इसमें नो मैक्सिमम पीरियड, नो रिपीटेड अप्रूवल इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है ना, याद करना है। और प्रोक्लेमेशन ईदर हाउस सिंपल मेजॉरिटी से कर सकता है, और रिवोक्ड बाय एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट विदाउट अप्रूवल, ठीक है। और इसका इफेक्ट क्या होता है, रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड द अलाउंसेस ऑफ ऑल, सेंटर फुल कंट्रोल हो जाता है ओवर स्टेट्स फाइनेंशियल मैटर, और अभी तक कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लागू हुआ है। अब हम थोड़ा सा व्हाट्सएप पे मेरी एक फ़ोटो है जिसमें समरी पूरा दिया है इन इमरजेंसीज़ के बारे में, वो रिवाइज करते हैं। सो ये एक कंपैरेटिव चार्ट है जिसमें पहला नेशनल इमरजेंसी है, दूसरा प्रेसिडेंट्स रूल है, तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी। सो नेशनल इमरजेंसी में भी 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 है, प्रेसिडेंट रूल में भी 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 है, फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 है। और नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है ना, अप्रूव बोथ हाउसेज विद इन 1 month के अंदर होना चाहिए, और प्रेसिडेंट रूल में 2 month के अंदर होना चाहिए, और फाइनेंशियल इमरजेंसी में 2 month के अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। याद करना है कि नेशनल इमरजेंसी में 1 month में अप्रूवल हो जाना चाहिए बोथ हाउसेस, और लेकिन जो प्रेसिडेंट और फाइनेंशियल इमरजेंसी में 2 month का समय मिलता है। और नेशनल इमरजेंसी में इंडेफिनेट पीरियड के लिए होता है, रिपीटेड अप्रूवल आफ्टर 6 months रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट रूल में मैक्सिमम 3 years के लिए हो सकता है ये, और रिपीटेड अप्रूवल आफ्टर 6 months रिक्वायर्ड होता है इसमें भी। और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो होता है ना, वो इंडेफिनेट पीरियड के लिए होता है, और नो रिपीटेड अप्रूवल रिक्वायर्ड, ठीक है ना, ये याद करना है। और नेशनल इमरजेंसी में फिर चौथा क्या है, प्रेसिडेंट रिवोक एनी टाइम, मतलब प्रेसिडेंट कभी भी रिवोक कर सकता है। प्रेसिडेंट में भी यही रूल है, प्रेसिडेंट रूल में भी यही है, प्रेसिडेंट रिवोक एनी टाइम। और फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी यही है कि प्रेसिडेंट रिवोक एनी टाइम। और पाँचवा क्या है, नेशनल इमरजेंसी में प्रोक्लेमेशन बाय स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है ना। नेशनल इमरजेंसी में क्या है, प्रोक्लेमेशन बाय स्पेशल मेजोरिटी, और प्रेसिडेंट रूल में प्रोक्लेमेशन बाय सिंपल मेजोरिटी रिक्वायर्ड होता है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी में प्रोक्लेमेशन बाय सिंपल मेजोरिटी ही रिक्वायर्ड होता है। कुछ और देखते हैं नेशनल इमरजेंसी में कि लॉज मेड ड्यूरिंग बिकम इनऑपरेटिव आफ्टर 6 month, याद करना है। और प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है, लॉज मेड ड्यूरिंग कंटिन्यूज टू ऑपरेट, ठीक है, याद होना। और फाइनेंशियल इमरजेंसी में इसमें कुछ नहीं है। और नेशनल इमरजेंसी में और क्या पॉइंट्स हैं, स्टेट लेजिस्लेशन नॉट सस्पेंडेड, ठीक है ना। और प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंडेड और डिसमिस्ड हो सकता है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी में कुछ नहीं है ऐसे रिलेटेड। और लास्ट पॉइंट है नेशनल इमरजेंसी में कि इफेक्ट बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट, ठीक है। और प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है, इट इफेक्ट ओनली एग्जीक्यूटिव। फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी क्या होता है, इट ओनली इफेक्ट एग्जीक्यूटिव। फॉरम IAS की पॉलिटी बुक से थोड़ा देख लेते हैं कि नेशनल इमरजेंसी में क्या दिया है, वो चैप्टर 14 में क्या है।
सो आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक पार्ट 18 में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है इमरजेंसीज। और द आइडिया ऑफ इमरजेंसी हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम जर्मनी वीमर्स कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, याद रखना है। और अब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर्ड एट, अब हम ना इमरजेंसी के थोड़ा प्रोविजन जानते हैं कि अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयरिंग दैट द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी देयर ऑफ इज थ्रेटन्ड बाय war or external aggression or by armed rebellion may be made before actual occurrence of the war of or of any such aggression or rebellion if president is satisfied that there is a imminent danger thereof। और एक चीज़ और है कि द प्रेसिडेंट शैल नॉट इशू अ प्रोक्लेमेशन अंडर द क्लॉज 1 और अ प्रोक्लेमेशन वेयरिंग सच प्रोक्लेमेशन अनलेस द डिसीजन ऑफ यूनियन कैबिनेट। ये हम नेशनल इमरजेंसी की भी बात कर रहे हैं। और जो 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 इंट्रोड्यूस दिस प्रोविजन, जो ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन था ना नेशनल इमरजेंसी का, कि द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इट इज थ्रेटन्ड बाय द वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। इसका ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन कौन से अमेंडमेंट में था? 38 अमेंडमेंट एक्ट 1975 में था। और टाइप्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, व्हेन द नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन, इसको हम लोग एक्सटर्नल अग्रेशन कहते हैं। ऑन द अदर हैंड व्हेन इट इज़ डिक्लेयर ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, इसको हम लोग इंटरनल इमरजेंसी कहते हैं। The 42nd Amendment Act 1976 enabled the President to limit the operation of national emergency to a specified part of India. और 44th Amendment Act 1978 substituted the term internal emergency disturbance with the armed rebellion to prevent misuse of emergency provisions। और एक चीज़ और है कि नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली इफ द कैबिनेट अग्रीज, नॉट जस्ट बेस्ड ऑन द पीएम डिसीजन, ठीक है, ये भी याद होना चाहिए कि पीएम के एडवाइस पे नहीं, कैबिनेट के अग्री करेगा तभी होगा। और एक चीज़ और है कि इनिशियल 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 meant the national emergency declares immune from judicial review, but 44th Amendment Act 1978 reinstated the judiciary authority to scrutinize them. The Supreme Court affirmed its roles in reviewing emergency declarations, particularly concerning issues of malafide or absurdity, as seen in the Minerva Mills case 1980। और कुछ और चीज़ें भी हैं। द अमेंडमेंट ऑल्सो इंट्रोड्यूस द मैकेनिज्म वेयर if 1/10 of the Lok Sabha members gives the written notice, a special sitting of a house must be convened within 14 days to consider a resolution against the emergency proclamation. It's important to note that a resolution disapproving the continuation of emergency differs from one approving its continuation in two key aspects. It is passed solely by the Lok Sabha and requires a simple majority for adoption, whereas approval for continuation necessitates passage by both houses of parliament with a special majority। सो ये दो चीज़ याद होना चाहिए, अप्रूवल और अप्रूवल और उसके डिसअप्रूवल के, रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग के। और अब हम कॉन्सिक्वेंसेज देख लेते हैं कि तो स्टेट गवर्नमेंट्स कम्स अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ सेंटर दो दे आर नॉट फॉर्मली सस्पेंडेड, और पार्लियामेंट इज नॉट इन अ सेशन, द प्रेसिडेंट में इशू ऑर्डिनेंस on state subject, thereby extending legislative authority even further। और एक चीज़ और है कि the president is granted the power to modify the distribution of revenues between the center and states। Every such modification ordered by the president must be presented before both houses of the parliament। so ये याद रखना है। और Article 358 deals with the suspension of fundamental rights under Article 19 of the Constitution during national emergency। When a national emergency is proclaimed, the 6 rights under Article 19 are automatically suspended, ठीक है ना, याद रखना है। और 44th Amendment Act 1978 narrowed the scope of Article 358। It limited the suspension of Article 19 rights only during emergency declared due to war or external aggression, not internal conflicts like rebellions। Moreover, only laws डायरेक्टली रिलेटेड टू इमरजेंसी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लीगल चैलेंजेस आफ्टरवर्ड्स, याद करना है इसको। और आर्टिकल 359 अलाउज द अब आर्टिकल 359 के बारे में, आर्टिकल 359 अलाउज द प्रेसिडेंट टू सस्पेंड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल टू मूव कोड्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अंडर आर्टिकल 359 कैन स्पेसिफाई विच ऑफ द फंडामेंटल राइट्स except those under Article 20 and 21 will have the enforcement suspended। This means that while the rights themselves are theoretically intact, individuals cannot seek legal remedies in the court if these rights are violated। For instance, if the government detains someone without trial during the emergency,
that person may not be able to challenge the detention in the court until the emergency is over and suspension is lifted. और 44th Amendment Act 1978 में further refined Article 359. It ensures that the fundamental rights under Article 20 protection in the respect of conviction of offences and Article 21 right to life and personal liberty cannot be suspended even during emergency. ठीक है ना, याद करना है. This means that even in the gravest situation, individuals still retain rights against arbitrary arrest and have the right to life and liberty. जुडिशल रिव्यू का थोड़ा सा हम लोग केस लॉस देख लेते हैं कि गुलाम सरवर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1966 और एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976 और के एस पुट्टा स्वामी यूनियन ऑफ इंडिया 2017. इसमें डी वाई चंद्रचूड़ जस्टिस ने ओवर रूल किया शिवकांत शुक्ला को, गिविंग इट अ सेरेमोनियल बरियल. ठीक है, इसको याद करना है. और अब हम थोड़ा डिफरेंसेस देख लेते हैं आर्टिकल 358 और 359 में. सो आर्टिकल 358 इज़ कन्फाइंड टू द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 ओनली, और आर्टिकल 359 जो है ना एक्सटेंड्स टू ऑल दोज फंडामेंटल राइट्स हुज एनफोर्समेंट इज सस्पेंडेड बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर. ठीक है. और इमरजेंसी ग्राउंड्स पे आर्टिकल 358 ऑपरेट्स ओनली इन द केस ऑफ एक्सटर्नल emergency, war or external aggression, and not in the case of internal emergency, armed rebellion में. लेकिन आर्टिकल 359 जो होता है ऑन द अदर हैंड ऑपरेट्स इन द केस ऑफ बोथ एक्सटर्नल इमरजेंसी एंड इंटरनल इमरजेंसी. ऑटोमेटिक सस्पेंशन के बारे में देखते हैं. तो आर्टिकल 358 ऑटोमेटिकली सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 as soon as the emergency is declared. On the other hand, Article 359 does not automatically suspend any fundamental right. It only empowers the President to suspend the enforcement of the specified fundamental rights. और ड्यूरेशन देख लेते हैं. So Article 358 suspend fundamental rights under Article 19 for entire duration of emergency. और Article 359 जो है ना suspend the enforcement of fundamental rights for a period specified by the President, which may be entire duration of the emergency or a shorter period. Geographical extent देख लेते हैं. तो Article 358 extend to the entire country, whereas Article 359 may extend to the entire country or a part of it. और हम देख लेते हैं कि अभी तक जो 3 नेशनल इमरजेंसी लगे हैं इंडिया में वो क्या कौन कौन से और कब कब थे. पहली बार 1962 से 68 के बीच में लगा था ड्यूरिंग इंडो चाइना वॉर, और ये एक्सटर्नल अग्रेशन के ग्राउंड पे लगा था. दूसरी बार 1971 से 77 तक लगा था, और ये ड्यूरिंग इंडो पाकिस्तान वॉर के टाइम पे और एक्सटर्नल अग्रेशन के ग्राउंड पे था. और तीसरी बार ये 1975 से लेकर 77 तक था, और इसका ग्राउंड था कंट्रोवर्शियल सर्कमस्टांसेस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. और क्या था, इमरजेंसी व इंटरनल डिस्टर्बेंसेस इन द कंट्री बट नॉट ड्यू टू एनी एक्सटर्नल अग्रेशन. ठीक है. सो तीसरा वाला कौन से ग्राउंड पे था, इंटरनल डिस्टर्बेंस पे था. और स्टेट इमरजेंसी हम देख लेते हैं प्रेसिडेंट रूल. सो इसका ओरिजिन ऑफ आर्टिकल 356 कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. और आर्टिकल 355 के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. सो आर्टिकल 355 ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के बारे में बताता है. सो आर्टिकल 355 में द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंसेस एंड एक्सटर्नल अग्रेशन. और 44th Amendment Act 1978 places a safeguard on extension beyond 1 year. For such extension, ये हम प्रेसिडेंट रूल की बात कर रहे हैं. फॉर सच एक्सटेंशन अ नेशनल इमरजेंसी मस्ट बी इन्फोर्स इन द होल ऑफ द इंडिया और इन अ कंसर्न्ड स्टेट. और क्या, और दूसरा क्या है कि इलेक्शन कमीशन मस्ट सर्टिफाइड एट द इलेक्शन टू द स्टेट असेंबली कैन नॉट बी हेल्ड. और ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल द स्टेट हाई कोर्ट रिटेन्स इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल पावर एंड इट फंक्शंस रिमेन अनचेंज. ठीक है, याद रखना. और क्या है कि a proclamation under Article 356 is subject to judicial scrutiny and can be struck down if found malafide or based on the irrelevant or insufficient grounds. The court further held that the President's power under Article 356 is subject to Article 356 Clause 3, which requires parliamentary approval. ठीक है. और until such approval is obtained, the President may only suspend state legislative assembly but cannot dissolve it. याद करना इसको. और रामेश्वर प्रसाद अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2006 में सुप्रीम कोर्ट held that imposing president rule to prevent a political party from forming a government on the assumption that it might secure a majority through unlawful means such as defection is unconstitutional. ठीक है. अब हम थोड़े कमीशंस देख लेते हैं, कमिटीज़ देख लेते हैं रिलेटेड टू प्रेसिडेंट रूल, जो कि फॉर्म हुई थी टू प्रिवेंट द मिस यूज़ ऑफ आर्टिकल 356 एंड इंश्योर इट्स जुडिशियस यूज़ और अलाइन विद द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स. तीसरा, स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन सेंटर्स नीड टू मेंटेन द नेशनल यूनिटी एंड स्टेट्स ऑटोनॉमी.
तो इसमें तीन चार कमीशन से पहला सरकारी कमीशन 1987, और दूसरा है नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2002 है, और तीसरा है पुंछी कमीशन 2007 है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी पे अब आ गए हम लोग। सो 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 में प्रेसिडेंट डिसीजन कैन नाउ बी जुडिशली रिव्यूड, ठीक है। और नेशनल इमरजेंसी अब ये ख़त्म हो गया। नेशनल इमरजेंसी 1975 और 77 में शाह कमीशन बना था, ये याद रखना है।